हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, स्लीपी क्लासेस द्वारा ऑल इंडिया प्रॉब्लम्स मॉक टेस्ट 1 यहां पर लॉन्च किया गया। मतलब 1 मतलब अभी और भी आएंगे, राइट? बट दैट डज नॉट मीन कि आप पहला ना दें, है ना। बिल्कुल जरूरी है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक मौका मिल रहा है अपनी प्रिपरेशन को असेस करने का, टेस्ट करने का, तो क्यों नहीं देना है। तो डेफिनेटली जाके रजिस्टर कीजिए इस टेस्ट के लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स 14 दिसंबर को एक स्पेशल स्ट्रेटेजी सेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस दी जा सके कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अपना रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों जीएस और सीसैट के लिए टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जाके रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड सवाल है। स्टेटमेंट कोई इनकरेक्ट है, बताना है कि कौन सी है। पहले में कह रहे हैं कि जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो को लेंड कर सकते हैं विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर वो अपनी पीएसएल की ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहते हैं। सेकंड में कह रहा है कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज करता है बैंक्स को कि लेंड करे उन एरियाज में जहां पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो कम देखने को मिलता है। थर्ड में कह रहे हैं कि एजुकेशन भी इज वन ऑफ द सेक्टर्स अंडर द पीएसएल। अगर लगता है आपको इन तीनों में से कोई इनकरेक्ट नहीं है तो आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अगर कोई इनकरेक्ट है तो अपना आंसर यहां पर मार्क कीजिए। चलिए, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, हमने देखा है कि भैया यूपीएससी के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलते ही हैं। बट नॉनदलेस ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है पीएसएल का, ये बहुत क्रूशियल है इंडियन इकोनॉमी के लिए। कारणवश कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के माध्यम से कुछ एक सेक्टर्स यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और हमारे बैंकिंग सिस्टम को ये एक तरीके से निर्देश दिया गया है कि भैया इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए आपको प्रायोरिटी पर लोन्स एक्सटेंड करने। तो क्या ये लोन्स कंसेशनल है या नॉन कंसेशनल है, ये जरा आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि यहां कोई कंसेशन दिया जा रहा है इन लोन को एक्सटेंड करते हुए। बट सिंस कहीं ना कहीं जरूरी है कि हर एक बैंक वहां पर जो काम कर रहा है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, वो अपनी पीएसएल की जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करे। कईयों के लिए 40% ऑफ द एएनबीसी है, कईयों के लिए 75% ऑफ द एएनबीसी है। जैसे कि एसएफबीस के लिए अगर हम बात करें तो 75% तक का यहां पर देखने को मिलता है। बट द पॉइंट बीइंग कि सिंस कई बैंक्स के लिए थोड़ी दिक्कत रह रही है इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, तो उस केस में यहां पर आरबीआई द्वारा को लेंडिंग भी अलाउ की गई कि एनबीएफसीज के साथ भी यहां पर बैंक्स पार्टनरशिप कर सकते हैं अपनी पीएसएल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। पर क्या उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अलाउड हैं? जी नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसमें अलाउड नहीं है। तो पहली ही स्टेटमेंट हमारी यहां पर इनकरेक्ट है और उसी के बेसिस पर ए ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली इसी साल के करंट अफेयर्स में हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर इंसेंटिवाइज करता है बैंक्स को कि वो लेंड करे उन एरियाज में जहां पर लो पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो है, कि वहां पर आपकी कैटेगराइजेशन की जाती है डिस्ट्रिक्ट्स की बेस्ड ऑन कितना वहां पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो है। और उस हिसाब से यदि कम क्रेडिट फ्लो वाली एरियाज में बैंक्स द्वारा पीएसएल लोन्स दिए जा रहे हैं तो उनको उनकी ऑब्लिगेशंस में ज्यादा वेटेज यहां पर दी जाती है ताकि इन एरियाज में उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फ्लो देखने को मिले, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड, एजुकेशन डेफिनेटली आपका एक वन ऑफ द सेक्टर्स है अंडर द पीएसएल। तो इनकरेक्ट पहली थी जिसके बेसिस पर ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन कौन से सेक्टर्स आपके कवर हुए हैं अंडर द पीएसएल वो आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सर्टेन रूल्स फॉर को लेंडिंग बाय द बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स को यहां पर लेंडिंग की जा सके। एंड खासकर जो आपके ये ऐसे अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड एरियाज हैं, राइट, या अनसर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, इन पर यहां पर क्रेडिट फ्लो बढ़ाया जा सके, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर को लेंडिंग मॉडल है इसमें यही कहा गया है कि भैया उस प्रकार से बैंक्स की जो अपनी लो कॉस्ट कैपिटल है एंड जो एनबीएफसीज के एक्सटेंसिव रीच है आपस में दोनों को यूज किया जाए एंड इन सेक्टर्स के लिए यहां पर लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके, राइट। तो यही बेसिक सा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में भी रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इश्यूज जो वहां पर देखने को मिल रहे थे, तो आरबीआई ने यहां पर एस्टैब्लिश किया था को लेंडिंग का कॉन्सेप्ट जिसमें आपके फंड्स यहां पर डिस्पर्स किए जाएंगे 80:20 बेसिस पे, कि बैंक्स और एनबीएफसीज 80:20 बेसिस पर यहां पर फंड्स एक्सटेंड करेंगे, ऑलराइट। और ये पर्टिकुलर जो स्टेप यहां पर लिया गया था ना, बहुत क्रूशियल भी था क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे एमएसएमईज थे जो कि भैया नहीं काम कर पाए, है ना। जितना उनका वर्किंग कैपिटल था सारा एग्जॉस्ट हो गया, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसरप्टेड थी ना, तो इसी वजह से ये आपका को लेंडिंग मॉडल यहां पर रखा गया था, राइट। तो बैंक्स और एनबीएफसीज यहां पर अपने को लेंडिंग मॉडल को यूज करते हुए अपने एग्रीमेंट्स यहां पर साइन करते हैं, राइट। अब इसमें आपके बैंक्स के साथ पार्टनरशिप में एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी कर सकती हैं। हाउएवर सर्टेन बैंक्स जैसे कि आपके आरआरबीज और एसएफबीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उनके द्वारा को लेंडिंग मॉडल फॉलो नहीं किया जाएगा, जिसके बेसिस पर पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर यह कहा गया कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 यहां पर शुरुआत हो रही है तो भैया जिन एरियाज में जहां पर आपके लो
क्रेडिट फ्लो देखने को मिलता है, उन एरियाज में अगर बैंक्स लोन एक्सटेंड करते हैं तो उनको ज्यादा वेटेज यहां पर मिलेगी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने में, राइट। तो पूरी डिटेल्स यहां पर मेंशन की गई है, डेफिनेटली जाके अपनी कंपाइलेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अपने नोट्स में भी इन पॉइंट्स को जरूर ऐड करना है अगर आपने यहां पर नहीं पढ़ा था। ऑलराइट, सेकंड सवाल यहां पर स्वामी फंड से रिलेटेड है। तो भैया कुछ दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है करेक्ट कौन कौन सी हैं। पहले में कह रहे हैं सोशल इंपैक्ट फंड है जो आपका स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया है ताकि जितने भी ऐसे आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रेस्ड हैं या फिर स्टॉल हो चुके हैं, मतलब आधे में रुक चुके हैं, उनको यहां पर पूरा किया जा सके। सेकंड कह रहे हैं कि ये जो फंड है इसकी स्पॉन्सरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा यहां पर की गई है। तो बेसिकली यहां दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, जिसके बेसिस पर सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो स्वामी फंड यहां पर क्रिएट किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, राइट। एक इन्वेस्टमेंट फंड टाइप 1 यहां पर आपका देखने को मिलता है। सोशल इंपैक्ट फंड यहां पर स्पेशली फॉर्म किया गया ताकि जितने भी ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बार बार सरकार द्वारा फोकस रखा जा रहा है ना अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, एंड रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज है जो कि एक बेसिक सी नेसेसिटी यहां पर मानी जाती है। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन फेजेस में हम देखते हैं कि भैया कुछ प्रोजेक्ट्स आपके स्टॉल हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, या डेवलपर ने कोई घपला कर लिया होता है, डेवलपर की वहां पर इंसॉल्वेंसी आ जाती है कि नहीं। तो उसी पर्पस से ये देखा गया कि रेदर देन उन प्रोजेक्ट्स को एज इट इज पड़े रहने से क्यों ना उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए, उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो हमारा गोल है उसे भी हम यहां पर अचीव करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इतना पैसा ऑलरेडी लग चुका है उन प्रोजेक्ट्स में उसको भी यहां पर मोनेटाइज किया जा सके। तो उसी बेसिस पर 2019 में स्वामी फंड यहां पर लॉन्च किया गया एंड इसे एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यहां पर क्रिएट किया गया ताकि आपका प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ऑलरेडी यहां पर स्टॉल्ड नेचर के देखने को मिलते हैं। तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का मैंडेट है कि कंप्लीट करें कंस्ट्रक्शन करें ऑफ द स्टॉल्ड ब्राउनफील्ड रेरा रजिस्टर्ड जो आपकी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग एज वेल एज जो आपकी मिड इनकम कैटेगरी में देखने को मिलती है। फंड की जो स्पॉन्सरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा यहां पर की जाती है और जो मैनेजमेंट है वो एसबीआई कैप वेंचर्स द्वारा यहां पर की जाती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे फंड्स के बारे में पता होना जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएटीएफ से रिलेटेड बहुत सिंपल सा सवाल है, करंट अफेयर्स में भी डिस्कस हो चुका है, क्लासेस में भी डिस्कस हो चुका है, तो काफी इजीली आप इसको यहां पर आंसर कर पाएंगे। तो रिसेंटली इंडिया ने अचीव की भैया आउटस्टैंडिंग आउटकम इन द म्यूचुअल जो आपका इवैल्यूएशन कंडक्ट किया गया 2023-24 के लिए बाय द एफएटीएफ। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। पहले कह रहे हैं जो एफएटीएफ का प्लेनरी है उन्होंने इंडिया को प्लेस किया है इन द रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में, राइट। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया ईरान को डेजिग्नेट किया गया एज अ हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन बाय द एफएटीएफ। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि जो एफएटीएफ का स्टीयरिंग ग्रुप है इंडिया भी उसका मेंबर है। तो बताइए कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। तो देखिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो कि यहां पर मेंशन की गई हैं बिल्कुल करेक्ट है, जिसके बेसिस पर डी ऑप्शन हमारे यहां करेक्ट ऑप्शन है। तो भैया इस प्रकार का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट यहां पर कंडक्ट किया गया 2023-24 के लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में, जहां पर इंडिया को पाया गया कि भैया इंडिया ने जिस तरीके के यहां पर एफर्ट्स रखे हैं, जिस प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया है, तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग के कंसर्न्स रहते थे काफी हद तक उस पर काम किया जा रहा है एंड उस प्रकार से सरकार भी यहां पर एफर्ट्स रख रही है। तो उन्हीं एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए यहां पर इंडिया को हाईएस्ट कैटेगरी में प्लेस किया गया, रेगुलर फॉलोअप की कैटेगरी में, कि जी हाँ इंडिया को अब यहां पर कोई एनहांस्ड फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। 2027 में जाके कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा, वो भी सर्टेन एस्पेक्ट्स में जहां पर एफएटीएफ डिमांड क्रिएट करेगा, राइट। बट इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये जो जनधन या आधार या फिर जो आपका मोबाइल जैसी जो आपकी जैम ट्रिनिटी है, इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स की वजह से काफी हद तक हमारी जो प्रेजेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में काफी इंप्रूव हुई है। इसलिए तो यूपीआई के इंटीग्रेशन की बात की जा रही है विद द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो फास्ट पेमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया है इसे बाकी देश भी चाहते हैं कि वो भी अपनी इकोनॉमीज में से यहां पर इंप्लीमेंट करें एंड डिजिटलाइजेशन की ओर यहां पर मूव करें, राइट। तो उसी बेसिस पर आपका इंडिया डेफिनेटली मेंबर है एंड ईरान डेफिनेटली आपका डेजिग्नेट किया था एज अ हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन बाय द एफएटीएफ कि जी हाँ वहां पर कंसर्न्स हैं काफी सारे किस प्रकार के टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, जिसके बेसिस पर डी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन था। तो बेसिकली कंट्रीज कैटेगराइज की जाती हैं ऑन द टू लेवल्स। एक आपका एनहांस्ड फॉलोअप है कि जहां पर इंडिकेट करता है कि कंट्री को अभी भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं उनके मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग के फ्रेमवर्क में एंड उन्हें फ्रीक्वेंट रिव्यूज की यहां पर आवश्यकता है। रेगुलर फॉलोअप में मतलब यहां पर क्या है कि अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने वैल्यूएशन ने और बहुत ही कम डेफिशिएंसीज जिन पर वो रेगुलरली थोड़ा बहुत फॉलोअप करके उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वैसा ही हमारा म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो कंडक्ट किया गया उसमें हमें रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में यहां पर डाला गया ताकि उस प्रकार से
बाकी देशों को भी यहां पर थोड़ा सा एक कंपटीशन दिया जा सके या बाकी देशों को थोड़ा बताया जा सके कि जी हाँ आप भी ऐसे एफर्ट्स वहां पर इंप्लीमेंट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट FATF यहां पर मेंटेन करता है ब्लैक लिस्ट। अब ये जो ब्लैक लिस्ट है ना, इसको हम हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शंस भी यहां पर कहते हैं, राइट, कि ऐसे रीजन्स जहां पर सिवियर डेफिशिएंसीज हैं उनके ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करने वाले मेजर्स में। तो वैसे ही आपका ईरान भी ऐसी लिस्ट में यहां पर इंक्लूड किया जाता है, राइट। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, इनको भी यहां पर रखा गया क्योंकि नॉन कंप्लायंस देखने को मिला विद द FATF स्टैंडर्ड्स, राइट। चलिए, तो ये पूरी कहानी थी इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत इजीली आप इसे आंसर कर पाएंगे कि इनमें से कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, राइट, इनमें से कितने ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन बी इंपैक्टेड बाय द चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कि सरकार की अगर फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है तो उसकी वजह से इनमें से कितने फैक्टर्स के ऊपर, इनमें से कितनी टर्म्स के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। फिस्कल पॉलिसी में चेंज आने का क्या मतलब है कि सरकार की यहां पर जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, जो सरकार की स्पेंडिंग की जो पॉलिसी है, उसमें चेंजेस यहां पर आ रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट के ऊपर असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली वो तो हम देखने को मिल ही सकता है कि भैया सरकार अगर यहाँ पर बहुत सारी स्पेंडिंग करने लग पड़े और इनकम बिल्कुल भी नहीं है, टैक्सेस वहां पर कम कर दे तो बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग करेगी तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर बढ़ेगा। सरकार की करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर असर पड़ सकता है। जी हाँ, सरकार यहाँ पर सडनली अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर फॉलो करने लग पड़े, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अनाउंस कर दे जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। कैन बी इंपैक्टेड है ना, कि इंपैक्ट पड़ सकता है ना, नेसेसरली नहीं लिखा गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट रिजर्व्स के ऊपर, जी हाँ, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ देखने को मिला तो फॉरेस्ट रिजर्व्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सरकार यहां पर बहुत ही टाइट फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी, टैक्सेशन भी यहां पर बढ़ा दी गई है, सरकार स्पेंडिंग भी कम से कम कर रही है, तो हो सकता है इंडस्ट्रीज को ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़े, वो अच्छे प्रोडक्ट्स यहां पर ना बना पाए या नए प्रोडक्ट्स यहां पर ना क्रिएट कर पाए, एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़े, तो डेफिनेटली इसका भी इंपैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, अब ये NIIP की जो आपकी टर्म है ये क्या इंडिकेट करती है कि भैया इंडियंस द्वारा बाहर कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, फॉरेनर्स द्वारा इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके फॉरेस्ट रिजर्व्स या करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, सरकार की पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पांचों के पांचों यहां जो आपके इंडिकेटर्स या जो टर्म्स यहां पर दी गई हैं, बिल्कुल सही बात है कि इन पर सरकार की फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसके बेसिस पर डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही आपको डिटेल में ना हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन की गई है कि क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है कि सरकार फिस्कल पॉलिसी यहां पर एक्सपेंशनरी नेचर की फॉलो करे तब क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन नेचर की फॉलो करे तब क्या यहां पर देखने को रहेगा, राइट। चलिए, तो एक बार जरूर इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। तो आज का लास्ट सवाल मार्केट से रिलेटेड यहां पर उठाते हैं और हमने देखा कि मार्केट में ना जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले थोड़े इस नेचर के हैं कि जहां पर टर्म को डिफाइन करना है कि भैया इस टर्म का मतलब क्या है। तो वैसे ही फ्रंट रनिंग जो टर्म आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, राइट। तो इसको बताइए कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि करेक्टली यहां पर डिस्क्राइब कर रही है। पहले हम करेंगे बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन इनसाइडर इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज मेड पब्लिक। सेकंड करेंगे एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, और साथ के साथ अपना एक पर्सनल ट्रेड वहां पर क्लाइंट के ऑर्डर से पहले प्लेस कर रहे हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड जो आपकी मार्केट मूवमेंट्स हैं उनसे यहां पर बेनिफिट मिल सके, सॉरी एक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स यहां पर बेनिफिट मिल सके। थर्ड में कह रहे हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर्स इन द मार्केट बेस्ड ऑन एल्गोरिथमिक प्रेडिक्शंस ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स। फोर्थ में कह रहे हैं कि सेलिंग सिक्योरिटीज शॉर्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ड्रॉप इन द मार्केट प्राइसेस। तो क्या लगता है आपको यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो कि फ्रंट रनिंग को करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? देखिए, जो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको डाउट हो सकता है। पहली जो स्टेटमेंट है ये बात कर रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग काम करती है नॉन पब्लिक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर, राइट, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नॉन पब्लिक है। मान लेते कोई XYZ कंपनी है, राइट, वहां पर उनके द्वारा कोई नया प्रोडक्ट अनाउंस किया जाना है और वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं अगर उनको पता लग जाता है कि भैया नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाला है और वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुई है उस कंपनी के शेयर्स खरीद लें, है ना, और उस केस में जब भी वो इन्फॉर्मेशन बाहर आए तो डेफिनेटली फिर लोग वहां पर शेयर्स खरीदने की कोशिश करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सस्ते में खरीदा था महंगे में बेच दिया। इसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। फिर व्हेन इट कम्स टू फ्रंट रनिंग में क्या है कि यहां पर आपका ब्रोकर्स द्वारा देखने को मिलता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, राइट, उसने यहां पर अपना ऑर्डर प्लेस किया कि भैया मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स लेने हैं, है ना, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो अगर
ब्रोकर या कोई भी अगर ऐसा ट्रेडर है जिसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, किसी क्लाइंट के लिए वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उससे पहले अगर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दे, कम दाम पे खरीद ले और क्लाइंट का ऑर्डर वहां पर प्लेस करने का दाम बढ़ जाए और उसे वहां पर जाके बेच दे, तो वो भी भैया गलत बात है, वो भी इलीगल नेचर की है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट रनिंग। तो बी स्टेटमेंट यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोनों का जो डिफरेंस है इनसाइडर ट्रेडिंग एज वेल एज फ्रंट रनिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है यहां पर क्लियर हो गया हो। चलिए, तो ये थे बेसिक से आज के हमारे 5 सवाल। आई होप आप सभी ने अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। 5 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को पता ही है कि भैया संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, बट बैच 2 भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा रहा है, जिसमें जीएस प्लस सीसैट प्लस मेंटरशिप तीनों चीजें प्रोवाइड की जा रही है। एक रामबाण सोल्यूशन तैयार किया गया है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आपको प्री 2025 का कूपन कोड भी अवेलेबल है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। 15% का आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपने प्रीलिम्स 2025 के प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।